हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉजेज़ ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जाना था। आज हम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1951 में जब हुआ था तो मेन फोकस किसके ऊपर किया गया था? फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक इंडस्ट्रीज़। Indian planners more focuses on the development of public sector instead of private sector. So they put various hurdles and restrictions on the development of private sector. So let's begin. What is all about the industrial licensing? Industrial licensing की अगर हम बात करें तो industrial licensing is an authority letter, जो authority letter issued by the government, central government organization to permit the institution for starting an industry with the certain functions. तो यहाँ पर हमने कहा है कि हम किसको दे रहे हैं? परमिट दे रहे हैं, एक परमिशन दे रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ दे हैव टू गेट द authority letter of kind of commencement certificate which is issued by the government organization, that is called industrial license. Here the industrial licensing license is very important for the establishment of private industries, because they cannot be open up the industry without getting the license. So the main purpose of the license is to remove or to check indiscriminate growth of the private sector, and there are various objectives also. Here it begin. The first one objective is to reduce the regional imbalances. अगर हम बात करें रीजनल इम्बैलेंसेस एंड इक्वलिटीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो हम दे रहे थे वो उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो इम्बैलेंसेस हैं, रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, जो हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, वो भी दूर होते हैं। तो ये द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। दूसरा था आपका टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मनी। जो भी पैसा है देश का वो किस में इस्तेमाल हो, अच्छे कामों में इस्तेमाल हो, देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो, पब्लिक सेक्टर ऑल्सो, एंड द इंडस्ट्रीज which help to promote the employment, to solve the unemployment problems also. And the third one, to promote the export oriented industries के लिए ये लाइसेंस बहुत इम्पोर्टेंट था। जो भी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ थी जो कर रही हैं, जो देश से दूसरे देश में बेच रही हैं, उनके लिए लाइसेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था। टू प्रमोट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर लाइसेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इससे आगे टॉपिक भी है आपका। नेक्स्ट है आपका टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द फ्यू हैंड्स। इसमें हम बात करते हैं इकोनॉमिक पावर जो है, कंसंट्रेशन जो है सिर्फ और सिर्फ इंजॉय बाय द ओनली फ्यू पीपल। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मेन रूल ये था। और अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के पीछे 3 मेन एक्ट थे जो इसको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी जब आई थी 1951 में, तो 3 मेजर एक्ट थे जो इसको कंट्रोल कर रहे थे। पहला एक्ट कौन सा था? IDRA एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, इसको हम बोलते हैं, 1951 में हुआ था। इसके तहत क्या था कि on that time Indian government not promoting the private sector for the pace of economic growth and development, they put various hurdles and restrictions on it. So that's why they control the private sector through these hurdles. One of the hurdle is IDRA Act 1951. इसके तहत क्या करते थे, इंडस्ट्रीज़ जो नई इंडस्ट्रीज़ होती थी, न्यू इंडस्ट्रीज़ जो होती थी, they were not commence without getting the license from the government officials, and also various restrictions they were put on the expansion of industries. साथ बसाथ एक्सपेंशन जो हम साइज़ का करते हैं इंडस्ट्रीज़ का, उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे इसके अकॉर्डिंग, IDRA एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका MRTP एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, 1969। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस का
को लगाया गया था। नेक्स्ट है आपका फेरा एंड फेमा। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को भी इसी तरह से फेरा एंड फेमा जो आया था 2000 में, 1973 में फेरा था और इसके बाद 1999 में इसको अपनाया गया था। 1999 के बाद 2000 में इसको चेंज कर दिया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में 2000। तो यहाँ पर ये कुछ एक्ट्स हैं जो हम किसको कंट्रोल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल कर रहे थे। 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी जिसको हम बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए थे, इकोनॉमी हमारी ओपन हो गई थी। अभी तक 1951 से 1991 तक के हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहा है हमारी कंट्री में, जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर से ट्रांसफॉर्म किया है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। You must know what is the meaning of industrial licensing and the what are the objective of it। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं द रोल ऑफ स्मॉल स्केल द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। Here, after 1947, after independence, Indian planners and the politicians and the economics heavily rely on the development of public sector for the economic growth and development. They put focuses on the development of public sector only. So here in this topic we are going to be discuss the role of the public sector. As you know, all know, public sector is also known as socialist economy, where the government control all the economic, where the government take important decisions for the purpose of promoting the social welfare. They were not working for the profit earning. Here you can say public sector work for the growth of an economy and the development, but with keeping the view of economic sphere and the social sphere. There are certain spheres, national priority, national objective also there, and the economic objective also there, and the social objective also there. इन सब चीज़ों को देखते हुए ही वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है। तो यहाँ पर हमने बात कही कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर जैसे हमारे देश के प्लानर्स ने फोकस किया था कि ये विश्वास किया था कि जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकती है वो किसके द्वारा की जा सकती है, पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही की जा सकती है। तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सेक्टर के ऊपर फोकस करने के। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव, जो मैंने अभी बताया नहीं है, अभी आपको बता रहे हैं हम वीडियो के माध्यम से। नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नेशनल ऑब्जेक्टिव जो था आपका, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस were exclusively handed over to the government for the growth and development, and the private sector was kept prohibited for such industrial enterprises की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को हमने मना कर दिया था, रिस्ट्रिक्टली हमने प्रोहिबिटेड कर दिया था कि उनका आना, उनको मंजूरी नहीं दी जाएगी इंडस्ट्रीज़ को खोलने के लिए। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो प्लानिंग कर रही थी उसके पीछे क्या था मेन ऑब्जेक्टिव? रीजनल डिस्पैरिटीज़ को दूर करना और टू मोबिलाइज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑल्सो, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ and to provide the basic infrastructure facilities, to promote the employment opportunities, to promote the exporting of goods and services. So these are the economic objectives. हमने मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ वगैरह वो क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक के अंदर रहता है। नेक्स्ट आपका रहता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर ये होता है कि आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एज वी डिस्कस अर्लियर, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पर है कि जो इनकम है उसका अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए समाज में, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के में भी सर्कुलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग उससे इंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर वेलफेयर के ऊपर काम करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे पब्लिक सेक्टर्स के। तो अब आ जाते हैं हम रोल के ऊपर। तो रोल क्या है? सिमिलरली उसी तरह से रोल भी है उसके, जैसे कि हमने बात कही
टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू प्रोवाइड द बेसिक सर्विसेज। यहाँ पर हम बात करें बेसिक सर्विसेज की, जैसे पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस हो गए, ये सर्विसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं इंडस्ट्रियल को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑन मोनोपोली एंड सेंट्रलाइजेशन। अगर हम बात करें तो कंट्रोल मोनोपोली का जो मोनोपोली हेयर इट मीन्स अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन करती हैं कुछ इंडस्ट्रीज़, अपना कंट्रोल करती हैं, अपना दबदबा बनाती हैं, तो वो भी कंट्रोल करना, रिड्यूस करना। एंड दी पावर कंसोलिडेशन, जो हम बात करते हैं कुछ ही लोगों के हाथ में होना, वो भी दूर करना। तो यहाँ पर ये पब्लिक सेक्टर का क्या था, रोल था। टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वन ऑफ द मेजर objective also, and the role importance of public sector enterprises in India to mobilize the financial resources effectively and efficiently. You can say कि various economic activities has been undertaken and to invest the money on it for the purpose of economic development. Here the contribution in export promotion. Next one is contribution in export promotion की अगर हम बात करें, public sector enterprises help in boosting the exports एंड हेल्प टू अर्न दी फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या था, पब्लिक सेक्टर का रोल था। तो ये सारे रोल हैं, आप आराम से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में। और ऑब्जेक्टिव्स में हमने आपको बता दिए हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं स्मॉल स्केल सेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जनरली एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में स्मॉल स्केल सेक्टर के बारे में ही पूछा जाता है कि what are the objective of small scale sector, what is the importance of small scale sector in India, what are the problem faced by the small scale sectors। तो यही मेन फोकस है हमारा कि आपको यहाँ बताया जाए कि स्मॉल स्केल सेक्टर होती क्या है। तो स्मॉल स्केल सेक्टर के बारे में हम बता दें, जैसे कि आफ्टर डिक्लेयरिंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ये जब हमारा देश ओपन हो गया था उस समय, ये हम आपको बताएंगे। ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म इसके बाद वाला चैप्टर है, LPG, उसमें हम आपको डीपली बताएंगे। आफ्टर डिक्लेयरिंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, द गवर्नमेंट अनाउंस द पॉलिसी फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। उस समय गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, किसके लिए किया था, स्मॉल स्केल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए किया था। अंडर दिस पॉलिसी इन्वेस्टमेंट यूनिट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम द 2 लाख टू दी 5 लाख। वहाँ पर उस समय इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल थी वो कितनी रखी गई थी, 2 लाख से 5 लाख के बीच में रखी गई थी, इरेस्पेक्टिव टू द लोकेशन ऑफ यूनिट, किसी भी लोकेशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, गवर्नमेंट कंटिन्यू टू प्रोवाइड द प्रोडक्शन कंटिन्यूस प्रोटेक्शन टू द स्मॉल स्केल सेक्टर। यहाँ पर गवर्नमेंट स्मॉल स्केल सेक्टर को कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट कर रही थी, किससे, कंपटीशन फ्रॉम दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ से, क्योंकि वो टेक ओवर कर लेती हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स से भी, क्योंकि हमारा देश क्या हो गया था, ओपन हो गया था, तो बाहर की कंपनीज़ भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही थी, तो उसको उससे भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, कंटिन्यूसली प्रोटेक्शन कर रही थी। किसके माध्यम से कर रही थी वो हम आपको बताएंगे, थ्रू दिस पॉलिसी, जो पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस करी। जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी गवर्नमेंट रिजर्व सर्टेन आइटम्स फॉर एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग इन दी स्मॉल स्केल सेक्टर। 75% जो थे हमारे आइटम्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर से ही प्रोड्यूस करेंगी। जैसे कि रिसेंटली हमने अगर बात करें MSMED की बात करें, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 हैज़ बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इसको भी लॉन्च किया गया था। अब इसके बारे में हम बता दें, इन दिस एक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज have been prescribed up to the 10 lakh, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेज कम्स अंडर दी 10 lakh, they can be established with the capital of 10 lakh. Beyond the 10 lakh comes under the category of medium enterprises, small enterprises 5 crore. Above the 10 lakh to the 5 crore small enterprises, and the above the 10 crore comes under the medium enterprises। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को ओपन किया जा सकता था विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। नेक्स्ट, देयर आर फ्यू इम्पोर्टेंस ऑफ SSI। व्हाट आर द रोल ऑफ SSI इन इंडिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में। जनरली दीज इंडस्ट्रीज़ अडॉप्ट द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। These industries use more and more labor with the less capital.
these industries help to solve the problem of unemployment also. So this is the most important पॉइंट ऑफ दी SSI. अगर हम बात करें यहाँ पर जो फ़ायदा है हमें किससे मिलता है इंडस्ट्रीज से, ये फ़ायदा मिलता है कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादातर इस्तेमाल करती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स. नेक्स्ट है प्रमोटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोज़गार का पैदा करना, हेल्पफुल इन एक्सपोर्ट प्रमोशंस. यहाँ पर क्या कर रही है देश के, यहाँ पर अपनी कंट्री जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को के साथ साथ वो एक्सपोर्ट भी प्रमोशन करती हैं जिससे फॉरेन एक्सचेंज आता है और हमारे देश की जो बने हुए गुड्स हैं वो क्या होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंजॉय कर रहे होते हैं और बिक रहे होते हैं, सोल्ड हो रहे होते हैं और इससे क्या होता है अपने देश की पोजीशन और रैंक भी आती है इसमें ट्रेड में. तो हम बात करते हैं उसमें आपका WTO इंटरफेयर करता है, सारे नॉर्म्स हमको WTO के अकॉर्डिंग मानने पड़ते हैं. नेक्स्ट है आपका SSI प्रोवाइड एसेंशियल रॉ मटेरियल टू दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. जैसे हम बात कर रहे हैं हम बाहर को तो एक्सपोर्ट करते ही करते हैं, साइड बाय साइड हम क्या कर रहे हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिससे फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. यहाँ पर रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया था, स्मॉल स्केल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनकरेज किया था लोगों को थ्रू दी पॉलिसी ऑफरिंग दी सब्सिडीज़ ऑल्सो, रिड्यूसिंग दी टैक्सेस. तो यहाँ पर कुछ कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड दी बेसिक फैसिलिटीज़ जो भी बहुत सारी चीज़ें थी उन लोगों को प्रभावित कर रहा था, लोगों को इंसिस्ट किया था कि आप रूरल एरियाज़ में, रीजनल रिमोट एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ खोलें जिससे क्या हो रीजनल डेवलपमेंट हो, डिस्पैरिटीज़ को दूर किया जाए. नेक्स्ट है आपका रिड्यूस दी पॉपुलेशन प्रेशर इन एग्रीकल्चर. जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर मात्र एक सहारा था उस टाइम पे 1947 में. तो जो एक्सेसिवली पॉपुलेशन जो कंसिस्टेंटली हमारी बढ़ रही थी उसका प्रेशर को कम किया स्मॉल स्केल सेक्टर्स ने और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब हमने फोकस किया इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया. तो ये तो हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ SSI हो गई. कुछ इंपॉर्टेंस के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो स्मॉल स्केल सेक्टर क्या करता है फेस करता है. इसके बारे में हम बता दें शॉर्टेज ऑफ कैपिटल. जैसे कि हम बात करें स्मॉल स्केल सेक्टर्स को पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी, फ्रॉम वेयर दे एक्वायर द सोर्सेज, एक्वायर द फंड्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज. यहाँ पर गवर्नमेंट ने फोकस किया कि डेवलपमेंट बैंक्स होने चाहिए फॉर दी पर्पज़ टू प्रोवाइड दी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्मॉल स्केल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. यहाँ पर हम बात करें ट्रेडिशनल प्रोडक्शन टेक्निक ही यूज़ करती थी. ट्रेडिशनल टेक्निक क्या होता था कि जो पुराने ज़माने की जो टेक्निक होती थी वही अपनाती थी, लेबर इंटेंसिव बेस्ड होते थे तो उसमें प्रोडक्टिविटी कम आती है. प्रोडक्टिविटी मीन्स परफॉर्मेंस उनकी क्या होती है कम होती है और इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू द मशीन मेड. तो यहाँ पर आ जाता है ऑर्गेनाइज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट. वहाँ पर मार्केट का ना होना, फॉर्मल मार्केट का, ऑर्गेनाइज मार्केट का ना होना भी बहुत बड़ी दिक्कत थी स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए. इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्वमेंट होना ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी. कंपटीशन फ्रॉम द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इवन ऑल्सो दे कैन नॉट बी कम्पीट दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बिकॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी एबल टू प्रोड्यूस द गुड्स विद द machines, heavy machines, and they cannot be able to compete with the large scale industries. That's why they face lot of problem. नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम बात करें तो वही है कि जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते थे अप टू दी मार्क नहीं होता था और इन्फीरियर इन क्वालिटी होता था. तो यहाँ पर हम लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं. डिसइंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंज्यूमर भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बने हुए प्रोडक्ट को बिकॉज वो पुअर क्वालिटी होते थे और एज़ कम्पेयर टू दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्ट. तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमने डिस्कस करी. ये आपका लास्ट टॉपिक था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस हमने इंडस्ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस पढ़ी अपनी इंडिया में क्या है उसके फीचर्स पढ़े और यही आपके क्या है टॉपिक था सेकंड चैप्टर में.